नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी पिछली जो कक्षा थी उस कक्षा में आपको अब तक जो पढ़ाया गया था उसमें आपने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। और उस स्वरों के वर्गीकरण में जिह्वा के आधार पे, उठने के आधार पर और जिह्वा के कितने भाग हैं, ये सब सारी चीजों को आपको पिछली कक्षा में बताया गया था, पिछली क्लास में आपको बताया गया था। अब आज यदि उसमें आपको कुछ छूटा हुआ लग रहा हो, कुछ भी छूट गया हो हमसे अगर पढ़ाने में, बताने में, या कुछ भूल हो गई हो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको संबोधित करें, हमको सूचित करें। हम उसको अगले दिन की कक्षा में पुनः बताने की भरपूर कोशिश करने का काम करेंगे, क्योंकि ये आपका जो सिलेबस है ये आपके लिए ही है। इसलिए हम भरपूर प्रयास करने का काम करते हैं, कोई मिस्टेक ना हो। और आपके जो सिलेबस है इस साल वाला, उसी सिलेबस के अनुसार किताबों से हम आपको बताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई भूल चूक हो जाए तो हम उसके क्षमा प्रार्थी होंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखने का काम करिएगा। आप लोग समय निकाल करके निश्चित से 10 से 20 से 25 मिनट का समय निकाल करके देखो। हो सकती है किताबें आपके पास न हो, अदरवाइज किताबों से भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो सकता है आपके पास संसाधन की व्यवस्था नहीं हो। तो मेरे पास जो भी संसाधन छोटा बड़ा है, मैं उस संसाधन से अगर आप तक इस वीडियो को, इस कक्षा को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप लोग कहीं भी रहिए, जहां भी 10 मिनट 20 मिनट बैठ करके, लेट करके, सो करके, जैसे भी हो आप देखें और इसका लाभ उठाओ। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उच्चारण के दृष्टिकोण से। अभी आपने पीछे पढ़ा कि उच्चारण के दृष्टिकोण से या उच्चारण के दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण, और आज हम चर्चा करेंगे उच्चारण के दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण। तो ये देखिए, तो व्यंजन का जो वर्गीकरण करने का काम किया गया है वह आप समझिए कि कई प्रकार से करने का काम किया गया है। और इसमें कुछ स्पर्श व्यंजन होंगे, कुछ उष्म व्यंजन होंगे, कुछ संयुक्त व्यंजन हैं, कुछ संयुक्त अक्षर हैं। तो इस तरह की बातों को वो बताने का काम करेगा। स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो इस तरह से तमाम प्रकार के व्यंजन हैं। आज हम उन व्यंजनों पर चर्चा करने का काम करेंगे। हो सकता है आप लोग जानते भी होंगे, जो भाई बहन नहीं जानते हैं, जो मित्रगण नहीं जानते हैं, वे सभी लोग जान जाने का काम करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक होगा, ये टॉपिक है उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजन के वर्गीकरण में पहला व्यंजन हम आपको बताएंगे। पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। कहता है पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। तो आज हम चर्चा करेंगे आपसे ये स्पर्श व्यंजन जो है ये क्या होते हैं। देखिए, स्पर्श का मतलब ये स्पष्ट है कि निश्चित रूप से वह व्यंजन जो कहीं न कहीं जिह्वा वह कहीं न कहीं स्पर्श करने का काम करेगी। यानी जिह्वा जब भी कहीं न कहीं स्पर्श करने का काम करेगी तभी इन व्यंजनों की उत्पत्ति होगी। इसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। यानी स्पर्श में छूना, जब छूएगा तो किसी न किसी व्यंजन की उत्पत्ति होगी। अब कहां कहां छुएगा, ये व्यंजन कैसे होते हैं, किस प्रकार के होने का काम करते हैं, उसको जरा समझिए। ये कहता है व्यंजन है आपका क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। ये हो गया। इसके बाद है आपका ट, ठ, ड, ढ, ड़। औड़ा के बाद आएगा त, थ, द,
ध और न, और इसके बाद आएगा प, फ, ब, भ, म। ये देखिए ये व्यंजन है। चाहे तो हम सारे व्यंजनों को लिख दें, लेकिन हमें ये बताना है आपको है कि ये जो व्यंजन है इस व्यंजन को कैसे बांटा गया है। मैं चाहूं तो छतरी से ये क से लेके ज्ञ तक सारे व्यंजन को लिख दो यहां, लेकिन मैं ये चाहता हूं आपको अलग अलग बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि जो उच्चारण के दृष्टि से जो व्यंजन है उन व्यंजनों को कैसे कैसे बांटा गया है, किन किन नामों से उनको बांटने का काम किया गया है। तो ये है देखिए स्पर्श व्यंजन। अब देखिए इसमें एक चीज और देता है, इसमें यह देता है एक वर्ग पूछता है। अगर कभी कभी आपसे पूछ दे कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं तो इसे ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन का यह मतलब होता है कि एक वर्ग में, एक लाइन में, एक पंक्ति में, एक कतार में कै होंगे, 5 वर्ण होंगे, 5 अक्षर होंगे। इन्हीं पंचमाक्षरों को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा नाम स्पर्श व्यंजन भी से कहते हैं। इसे वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, इनको 2 नामों से संबोधित करने का काम किया जाता है। अब हम आपको ये पढ़ा रहे हैं इनका वर्गीकरण, इनका भी बंटवारा है। भले आप जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ये है, लेकिन ये कहना ये चाहता है कि ये जो स्पर्श व्यंजन है इस व्यंजन का बंटवारा कैसे करेंगे आप, या इस व्यंजन को कहां कहां से उत्पन्न किया जाता है। तो इस हर एक व्यंजन का अलग अलग जगह है। देखिए तो यहां कहता है ये, यहां लिखा, ये इसको कहते हैं, ये होता है क वर्ग, ये होता है च वर्ग, ये होता है ट वर्ग, ये होता है त वर्ग और ये होता है प वर्ग। ये देखो ये अगर पूछ दे कि वर्गीय व्यंजन ही स्पर्श व्यंजन है तो एकदम निश्चिंत होकर कहना कि वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यानी जो व्यंजन वर्ग में है उन्हीं वर्गीय व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन के नाम से जानने का काम किया जाता है। ये है। अब यही देखो अगर संस्कृत में आप पढ़ेंगे इस चीज को, इसको कहता है कु चु टू तु पू वर्ग, ऐसे कुछ टू तू पू वर्ग ऐसे कहेगा, लेकिन यहां किसी को कहते हैं वर्गीय व्यंजन। तो ये हो गया आपका, कर लीजिए वहां पे वर्गीय, इधर नहीं है लिखिए, ये है स्पर्श व्यंजन जो होगा ना, ये होगा वर्गीय व्यंजन। तो इसे हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। यानी अच्छा कभी अगर पूछ दे कि वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो आपका उत्तर होगा वर्गीय व्यंजन की संख्या कितना होता है, 25 होगा। यानी एक वर्ग में कितने अक्षर हो, अगर ऐसा पूछे वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या तो 25। एक वर्ग अगर बात करें, एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं तो आपका उत्तर होगा एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो वर्ग कितने हैं, यानी वर्ग कितने हैं, 5 है। तो 5 वर्ग है और एक वर्ग में 5 व्यंजन है। तो अगर इनका 5 में से कितना हो जाएगा, 25। यानी वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। अब यहां आपको ये मैं बताने की कोशिश करूंगा, मैं ये बताना चाहता हूं, अब इनको भी जरा बांटिए कि इनका उच्चारण स्थान कहां है। तो देखो संस्कृत में जब पढ़ाया जाता है ना, तो या हिंदी का जब व्याकरण में पढ़ाऊंगा उसमें आपको मैं पढ़ा दूंगा बड़े आसान तरीका में।
उसमें स्वर व्यंजन की कहां से उत्पत्ति होती है। यहाँ तो केवल व्यंजन की मैं बताऊंगा ना, लेकिन जब व्याकरण में आपको पढ़ाऊंगा हिंदी का, तो उस व्याकरण में हम आपको पढ़ाएंगे कि ये जो स्वर और व्यंजन है, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। उसका सूत्र टाइप का है। वह सूत्र जैसे कहते हैं ना, आपो विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मुद्दा, इस तरह से होता है। तो उसको जब आएगा, ये हिंदी का जब व्याकरण आएगा, उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब छोटा सा सेंस है, आप उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, याद हो जाएगा कि स्वर कहां से निकलता, कौन सा व्यंजन कहां से। फिलहाल में आप हिंदी के अनुसार इसको पढ़ लीजिए। ये आपने जाना, इसको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 25 होती है। क्या वर्गीय व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते, तो हाँ, यानी वर्गीय व्यंजन को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। अब ये आपसे पूछ दे कि वर्गीय, ये स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं इसे। देखो, वर्गीय व्यंजन का तो हो गया कि यानी एक वर्ग में आने के बाद, यानी 5 का अगर बनाया गया है, एक लाइन में 5 अक्षर हैं, तो 5 ऐसे भी होगा, 5 ऐसे भी होगा। तो ये कर देगा कि 5 ये होगा, 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 25। तो ये वर्गीय व्यंजन तो हो जाएंगे 25। लेकिन अब ये कहता है कि इसको हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। समान सी बात है, इसके अकॉर्डिंग, यानी ये पूछ रहा है ना, आपसे कह रखा है कि व्यंजन का वर्गीकरण बताइए। अब हो सकता है इसमें पूछ दे कि क या ख का उत्पत्ति स्थान या उच्चारण स्थान कौन सा है, तो उसके विषय में आप जान लीजिए वर्गीय व्यंजन को कैसे बांटने का काम किया गया है। तो इसको कहते हैं, ये देखिए, ये आपका होता है कंठ से, एक कंठ से होता है। यानी क ख ग घ ङ की उत्पत्ति जो होता है, कहां से होता है, कंठ से। इसी को कहते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी इसकी उत्पत्ति कहां से है, कंठ से है। क से लेकर के यहाँ 5 वर्गों का जो उत्पन्न स्थान होता है, वह कहां से होता है, कंठ होता है। इसके बाद का होता है, इसका उच्चारण स्थान कहां से, तालु। इसका जो है तालु से है। इसके बाद क्या है, मूर्धा। ये इसका स्थान मूर्धा से है। मूर्धा जैसे कहता ट, मूर्धा से है। अच्छा, अगला कहता इसका उच्चारण स्थान कहां है, दंत से। और इसके बाद जो प है, इसका उच्चारण स्थान कहां से है, होष्ठ से। इसका उच्चारण स्थान होष्ठ से, यानी होठ से। अब आप समझिए कि क से लेके, यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, यानी तलवा से होता है, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा से है, यानी जो उठा हुआ भाग है, तलवा के अंदर उठा हुआ भाग है। और कहता है त का उच्चारण स्थान दंत से है, प का उच्चारण स्थान कहां से है, होठ से है। जैसे प फ, जैसे ऐसे सट रहा है ना, प फ ब म। तो ये कहता है इनका उच्चारण। देखिए, यही बात आपसे पूछ रहा है कि जो उच्चारण की दृष्टि से जो व्यंजन है, इन व्यंजनों का बंटवारा क्या है। अब तो आप समझ लीजिएगा, ऐसे ऐसे इनका बंटवारा है। इसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। लेकिन उन वर्गीय व्यंजनों का और स्पर्शीय व्यंजनों का उच्चारण स्थान कंठ से है, तालु से है, मूर्धा से है, दंत से और होश से है। तो ये आपका रहा स्पर्श व्यंजन। अब आप जरा यहां समझिए, अब दूसरा कहता है स्पर्श व्यंजन के बाद में आता आपका अंतस्थ व्यंजन। इसको यहीं से आप इधर कर लीजिए, ठीक। अब आइए पढ़िए आप, कहता है अंतस्थ व्यंजन। ये कहता, अब ये रहा स्पर्श व्यंजन। अब अगला पढ़िए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंतस्थ
अंतस्थ व्यंजन कहां से इनकी उत्पत्ति होती है। अब ये कहता है, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, ये कहता है ना इनका उच्चारण स्थान, कहता है इनका उच्चारण यानी किसका, तो होगा उसमें य र ल व, कहता इन्हीं का, किसका, इनका उच्चारण, य र ल और व का उच्चारण स्थान, य र ल का, य र ल व का उच्चारण स्थान ये होते हैं जीभ तालु दांत, जीभ तालु दंत, जीभ तालु दंत और ओष्ठ और ओष्ठ। ये कहता है अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं उन अंतस्थ व्यंजनों में होता है, देखो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको कहने में सांसों में अंदर को खींचने का काम, जैसे य र ल व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन, इनको कहने मात्र से जो वायु है वह लगता अंदर को जाने का काम करती है, इसलिए कहते हैं इनको अंतस्थ व्यंजन कहने का काम करते हैं। ये कहता है ये सब आपस में जब परस्पर सटने का काम करते हैं तो इनकी उत्पत्ति होने का काम करती है। ये होते हैं य र ल व, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब आप समझिए कि उष्म व्यंजन किसे कहते हैं। यहां एक है यहां पर उष्म व्यंजन। अब उष्म व्यंजन किसे कहने का काम किया जाता है, वे व्यंजन जिनको कहने में उष्मा बाहर को होती हो, यानी वायु, श्वास, हवा बाहर को सरसराती हुई निकले, उसे क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहने का काम। जैसे लिखे जिसमें क्या कहता है ये इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण, कहता है एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से, एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्मा से होती है, ये देखिए कहता है जो उष्म व्यंजन है यानी इसका जो उच्चारण होता है ना रगड़ होता है और उस रगड़ के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, हवा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहने का काम किया जाता है। जैसे अब उष्म व्यंजन क्या क्या है उसको जरा समझ लीजिए। कहता है इनकी संख्या मूल रूप से 4 होती है, वह है श और ह, यही 4 हैं। इन चारों को कहने में उष्मा निश्चित रूप से बाहर को आने का काम करती है, वायु बाहर को आने का काम करता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहने का काम किया जाता है। ये व्यंजनों का वर्गीकरण है। अब देखिए होता क्या है, तो ये रहे अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। एक चीज और इसमें देता ये चीज है, प्रश्न अगर पूछ दे कि प्रयत्न के अनुसार व्यंजन ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं। अब उसको एक नई टॉपिक पढ़िए कि प्रयत्न के अनुसार, इसको हटाइए यहां से,
अब यहां यदि आपसे पूछ दे कि प्रयत्नानुसार, प्रयत्नानुसार यानी प्रयत्न के अनुसार, प्रयत्न के अनुसार जो व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का, यानी प्रयत्न ध्वनियों का, ये व्यंजनों का उच्चारण जो होता है तो प्रयत्न के अनुसार कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। प्रयत्न के अनुसार दो प्रकार से होता है। व्यंजन ध्वनियों का जो वर्गीकरण है इसको कहता है कि प्रयत्न के अनुसार, प्रयास के अनुसार ये दो प्रकार से होता है। अब पूछता नंबर 1, तो दो प्रकार से कौन कौन? तो पहला है बाह्य प्रयत्न और दूसरा है आंतरिक प्रयत्न, दूसरा है अभ्यंतर प्रयत्न। कहता है बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। अब ये कहता है एक होता है बाह्य प्रयत्न, एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न, एक बाहरी प्रयास, एक आंतरिक प्रयास। प्रयास दो तरह के, कहता है वर्गों, ये जो वर्णों का जो उच्चारण है दो प्रकार से होता है। एक होता है बाह्य प्रयत्न यानी बाहरी प्रयास, और एक होता है ये अभ्यंतर यानी आंतरिक प्रयास। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं, तो बाह्य प्रयत्न में क्या होता है? उच्चारण के लिए, इसको मिटा दीजिए, अब बाह्य को पहले पढ़ लीजिए। कहता है उच्चारण के लिए जिह्वा के बाहरी व्यापार या कार्य को बाहरी व्यापार या कार्य को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न कहते हैं। कहता है कि बाहरी प्रयास क्या होता है कि जिह्वा जो बाहरी कार्यों के द्वारा अपना प्रयास करने का काम करती है, जिसको बोलने का काम करती है, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अच्छा, उस बाह्य प्रयत्न में क्या क्या होता है उसको जरा जानिए। इसमें होता है, इसमें आपका मिलता है पहले चीज, कहता है अघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण दूसरा है घोष वर्ण, और तीसरा है अल्प प्राण, और चौथा है महाप्राण। ये देखिए, कहता है कि वर्गीकरण के दृष्टि से, यानी प्रयत्न के अनुसार जो वर्णों का उच्चारण है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है बाह्य प्रयत्न, एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न का मतलब होता है जब जीवा कार्य बाहर से बाहरी प्रयास करके बोलने का काम करती है, उसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न, जिसमें अघोष वर्ण होते हैं, घोष वर्ण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं और महाप्राण होते हैं। अब यहीं पे आप देख लीजिए अभ्यंतर प्रयत्न में क्या होता है, और इसको हम मिटा देते हैं। ये हो गया आपका बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है कि जब किसी ध्वनि का उच्चारण, कहता है
जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के भीतर, कहता है जिह्वा मुख के भीतर घर्षण करती या संघर्ष करती, मुख के भीतर संघर्ष करती है, जिसे क्या कहते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न। यानी ये कहता है कि जिह्वा जो है ना, मुख के अंदर ही वह कहीं न कहीं संघर्ष करती है, आपस में कहीं न कहीं टच करती है, रगड़ करती है, स्पर्श करने का काम करती है, उसे कहते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। उसमें क्या क्या अभ्यांतर प्रयत्न में क्या होता है? नंबर 1 अभ्यांतर प्रयत्न में होता है स्पर्श। अभ्यांतर प्रयत्न होता है स्पर्श होता है, और दूसरा है संघर्षी। यानी एक देखो क्या कहता है, जिह्वा मुख के अंदर जहां जहां स्पर्श करने का काम करती है उसे स्पर्श करते हैं, और कहता है संघर्षी। तो संघर्षी का मतलब ये होता है ना कि जिह्वा कहीं कहीं लड़ती है, कहीं कहीं संघर्ष करती है, टकराती है जाके, उसे कहते हैं संघर्षी। और तीसरा कहता है स्पर्श संघर्षी। ये देखिए इसमें क्या होता है, स्पर्श संघर्षी में ना कि जीवा स्पर्श भी करती है कहीं कहीं और रगड़ भी करती है। यानी जहां रगड़ करे और संघर्ष करे उसे कहते हैं स्पर्श और संघर्षी वर्ड। और अगला कहता है, एक और है इसमें कहता है, और अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है? अनुनासिक। ये अनुनासिक होता है। और एक होता है पांचवा है पार्श्विक। ये पार्श्विक। और अगला है लुंठित। छठा है लुंठित। ए लुंठित होता है, फिर उच्छिप्त होता है। हो गया, इधर कर लीजिए। एक होता है 7वां में उच्छिप्त होता है, और अर्धस्वर होता है। अर्धस्वर, और ये होता है अर्धस्वर। एक होता है अर्धस्वर। अब देखिए कुछ चीजों को तो आप लोग जानते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, मैंने इसको बताया। ये है स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। स्पर्श केवल स्पर्श करेगी जीवा। संघर्षी में क्या है कि कहीं कहीं संघर्ष करेगी। स्पर्श संघर्षी में क्या है? स्पर्श भी करेगी और रगड़ भी करेगी। स्पर्श भी करेगी, रगड़ भी करेगी। और अनुनासिक को आप लोग को बताई दी है। देखो एक चीज और है, यहाँ पे है पार्श्विक। तो पार्श्विक का जो मतलब होता है उसको आप ये समझिए ना कि पार्श्विक वर्ण कौन से होते हैं? ल होता है। क्योंकि ल कहने से जीवा क्या होती है ना, ऐसे मुड़ जाती है और हवा दोनों तरफ से निकलती है। पार्श्विक वर्ण का मतलब ये कहता है कि जब जीवा मुख के अंदर मुड़ जाती है और हवा उसको दोनों तरफ से निकलने का काम करती है, उसे कहते हैं पार्श्विक वर्ण। ये पार्श्विक होता है। अब आता है एक वर्ड और इसमें दे रखा है र। अब आप लोग लुंठित किसे कहते हैं? यहां पे इसको कर लो, ये हो गया। और यहां पे एक र है,
अब ये कहता है कि लुंठित का मतलब कहता है ना, जैसे अब उसको क्या कह सकते हो आप, लुंठित का मतलब है जैसे लपेटा हुआ, ऐसा समझ सकते, जैसे र जीवा कई बार कहीं न कहीं सटने का काम करती है ना, जैसे लग रहा है लपेट लपेट के बोलने का काम किया जा रहा हूं। अब ये तो ये हो गया, पार्श्विक आपने जान लिया कि ल को कहते हैं और लुंठित कहते हैं किसको, र को कहते हैं। अब एक चीज और है यहां पे समझिए कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, अभी बताएंगे उच्छित क्या होता है, जगह इधर कम इधर बता देंगे भी। देखिए अब कहे कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, तो अर्धस्वर में हमने पिछले दिन भी बताया था य और व को कहते हैं, य और व, ये क्या है, ये अर्धस्वर की संख्या इनकी होती है। अब बात आती है उच्छित वर्ण किसको कहते हैं, जिसको तालु झटके से कहने का काम करता हो, जिसको झटके से काम कहने का काम किया जाता हो उसे कहते हैं उच्छित वर्ण। तो यहां आप समझिए तो उच्छित वर्ण क्या है, इसी को खींच लीजिए यहां पर, ठीक। उच्छित क्या होता है कि जिन व्यंजन ध्वनियों का, जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चार, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ की नोक उलटकर, कहता है जीभ की नोक उलटकर, जीभ की नोक उलटकर तालू को झटके से छुए, तालू को झटके से, तालू को झटके से छुए, तालू को झटके से छू कर, कहता है झटके से छूकर, झटके से छूकर फिर सीधा हो जाए, फिर सीधा हो, फिर सीधा हो जाए, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसे हम उच्छित व्यंजन कहते हैं, उसे हम उच्छित व्यंजन, उच्छित व्यंजन कहते हैं। ये देखिए ये कहता है ना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, उच्छित व्यंजन को नहीं कहता है कि जिह्वा जब मुख के अंदर क्या करे कि उलट करके झटके से बात को कहके और सीधा हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उच्छित व्यंजन। तो हमने पिछले दिन भी आपको बताया था इसे उच्छित व्यंजन कहते हैं, द्विगुण, अब आप जान जाओगे, इसे उच्छित व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, और कई कई नाम मैंने आपको चार नामों को उसको गिनाने का काम किया था, उसको आप समझ लीजिए। तो यहां कहता है जैसे अड अढ़, ये होता है, ये है उच्छित व्यंजन। तो ये रहा आपका उच्छित। कहीं भी अगर आपको द्विगुण व्यंजन के नाम से दे देगा तब भी वही होगा, अगर उच्छित के नाम से देगा तब भी वही होने का काम करेगा। आपको कुछ करना नहीं है, जब आपकी बात आ जाए, ये मिट गया क्या भाई, लुंठित, ये कहता उच्छित व्यंजन का मतलब कहता है ना कि जब मुख के अंदर जिह्वा उलट करके और स्पर्श करके झटके से सीधा हो जाने का काम करे, उसे कहते हैं उच्छित व्यंजन, या उसको कई नामों से जाना जाता है। देखो, एक है उच्छित व्यंजन, दूसरा है द्विगुण व्यंजन, तीसरा है ताड़न जाप, चौथा है विकसित व्यंजन। ताड़न जाप, विकसित, हो सकता है आपको ये नाम न दे करके, क्योंकि आप इसको जानते, उच्छित व्यंजन जानते, द्विगुण व्यंजन जानते, हो सकता है आपसे पूछ दे कि ताड़न जाप और विकसित व्यंजन किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं।
ताड़न जाप या दीक्षित व्यंजन यदि आपसे पूछने का काम करे तो समझ लीजिएगा कि अढ़ अढ़ को कहने का काम करता है, जीवा उलट करके छू करके तुरंत सीधा होने का काम करती है। तो सीधा होने के बाद जिस वर्ड की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहने का काम करते हैं। तो आज आपने पढ़ा और अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा, ये आपने समझा उच्छिष्ट व्यंजन और अर्धस्वर तमाम प्रकार की चीजों को आपको बताने की कोशिश किया गया। हम आशा न उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया होगा तो आप इसको पढ़िए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिए। जो लोग नहीं क्लास कर पा रहे हैं, जो लोग दूर दराज हैं, कहीं भी हैं, वे लोग इससे पढ़ लें। न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखने का काम करिएगा। आपको भरपूर कोशिश किया जाएगा, बताने की समझाने की कोशिश करने का काम किया जाएगा। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी, उसमें पढ़ाया जाएगा हिंदी के कुछ नए वर्ड। हिंदी के कुछ नए वर्डों को आपको पढ़ाने का काम किया जाएगा और अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।